Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning to all. So, today we will start the next chapter of your second term CBSE board exams. Of all the NCERT book, it is chapter number 8. But in your CBSE term 2 examination, it is scheduled as it is sequenced at chapter number 2, application of integrals. देखो, जब हमने डेरिवेटिव्स पढ़े थे तो हमने फिर उसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वाला चैप्टर भी कवर किया। जस्ट उसके द वेरी नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6, जैसे चैप्टर नंबर 5 में हमने डेरिवेटिव्स पढ़े तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स था चैप्टर नंबर 7 में, द वेरी नेक्स्ट चैप्टर। फिर चैप्टर नंबर 5 में डेरिवेटिव्स, चैप्टर नंबर 6 में एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स। फिर चैप्टर नंबर 7 में जब हमने इंटीग्रल्स पढ़ा तो चैप्टर नंबर 8 हैज टू बी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, बिकॉज जो चीज सीख रहे हैं उसको अप्लाई कहाँ करेंगे वो ही नहीं पता, तो देयर इज नो यूज ऑफ learning the things, है ना। तो we should learn things and we should also know how to apply them in real life. तो इंटीग्रल्स जो है, अच्छा एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे इंटीग्रल्स के आगे डेफिनेट वर्ड छुपा हुआ है, बिकॉज आपके कोर्स में केवल और केवल एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स है, नॉट द एप्लीकेशन ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, है ना। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स का एप्लीकेशन आपके कोर्स में हाल फिलहाल नहीं है। अच्छा, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हमको क्या देता है? इनडेफिनेट इंटीग्रल हमको देता क्या है? डेफिनेट इंटीग्रल हमको फैमिली ऑफ कर्व्स देता है, ऐसा हमने सीखा था। इट गिव्स अस फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक है, फैमिली ऑफ कर्व्स। और डेफिनेट इंटीग्रल हमको एरिया देता है, एरिया अंडर द कर्व। डेफिनेट इंटीग्रल हमको क्या देता है? एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर स्पेसिफिक कर्व, ठीक है। तो इंडेफिनेट इंटीग्रल जो हमको देता है फैमिली ऑफ कर्व्स, वो हमारे कोर्स में नहीं है अभी, कि हमको सीखना होगी कैसे उसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करें, कैसे फैमिली ऑफ कर्व्स मिलती है। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल जो हमको देता है एरिया अंडर द कर्व, ये हमारे कोर्स में। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। वर्ड लिखा नहीं इन्होंने, बट हम यही सीखने वाले हैं। क्या देगा ये? एरिया अंडर द कर्व। तो अपन ये सीखेंगे किसी गिवन कर्व के अंडर जो एरिया एंक्लोज्ड हो रहा है वो कैसे निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल। अच्छा, डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन में ही हमने क्या कहा था कि डेफिनेट इंटीग्रल सपोज फॉर एक कर्व है, तो इसकी जो डेफिनेशन है, इस कर्व को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं फ्रॉम दिस लिमिट टू दिस लिमिट, तो जो मुझे मिलेगा डेफिनेट इंटीग्रल मिलेगा वो क्या होगा? एरिया ही तो होगा। तो बाय डेफिनेशन ही क्लियर था कि डेफिनेट इंटीग्रल और कुछ नहीं एरिया होता है, तो उसका एप्लीकेशन भी क्लियर होगा कि वो क्या होता है? एरिया ही होता है। वैसे इंटीग्रल्स के और भी एप्लीकेशंस हैं, लाइक इट इज आल्सो यूज्ड इन प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इट इज यूज्ड इन फिजिक्स एज वेल। तो और भी एप्लीकेशन है, बट हमको क्या करना है? इससे एरिया निकालना सीखना है। दिस इज अवर मेन टास्क ऑफ दिस चैप्टर। और एक्सरसाइज 8.1 ही आ रही है, तो इजी चैप्टर है, काफी छोटा सा चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन सम नोट्स, कुछ 2-4 लाइनें लिख देते हैं और फिर मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, देखो क्या कहता है। वी हैव स्टडीड सो फार, अब तक हमने क्या सीखा है? दैट द डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ ए कर्व y इज इक्वल्स टू fx from the limit a to b gives us the area enclosed between the curve, y is equals to fx, the x-axis and ordinates x equals to a and x equals to b। हमने अभी तक यही तो सीखा है डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है। किसी भी कर्व का डेफिनेट इंटीग्रेशन कर दूं लिमिट a से b पर, तो वो हमको एरिया देगा। किसका एरिया देगा? उस कर्व से बनने वाला, उस कर्व से एक्स एक्सिस से और ऑर्डिनेट्स x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b के बीच का एरिया। ये ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं पहले भी मैं क्लियर कर चुका हूं कि लेट अस सपोज कि ये एक कर्व है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है x इक्वल्स टू a, यहां से जो मैं एक पैरेलल लाइन बनाऊंगा y एक्सिस को, इसको कहता हूं मैं ऑर्डिनेट। ये क्या है? ऑर्डिनेट x इक्वल्स टू a है, ये ऑर्डिनेट x इक्वल्स टू a। और दूसरी जो है वो ऑर्डिनेट x इक्वल्स टू b। तो इस ऑर्डिनेट्स के बीच का, x एक्सिस के बीच का और कर्व के बीच का एरिया हमको वो देता है। ऐसा अपन ने सो फार स्टडी किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इज द एरिया फंक्शन। तो इसका जो सबसे मेन एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसके लिए ये बना है, वो एप्लीकेशन क्या है? एरिया निकाल के देना। एरिया फंक्शन देता है अपने को, है ना, कर्व के अंदर का एरिया।
अब एरिया देने के लिए इसमें 3 केसेस हम, वैसे तो देखो बहुत सारे इनफाइनाइट केसेस बन सकते हैं, बट हम मेनली 3 केसेस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वो करीब करीब हर प्रकार के केस को कवर करेगा, मतलब मिलता जुलता केस ही होगा इनसे। 3 तरह के हम एरिया कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो केस नंबर 1 क्या कहता है, ये 3 केसेस हैव बीन डिस्कस्ड हियर एज हाउ टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व्स यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल की मदद से किसी कर्व के अंडर जो एरिया है वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए 3 केसेस डिस्कस किए हुए हैं। आप ये सारे नोट्स बिल्कुल कंप्लीट कर लेना एज इट इज जैसे ये लिखे हुए हैं, है ना, ताकि जब भी आप रिवीजन करो तो नोटबुक पढ़ते ही आपको, मतलब रिवाइज करते ये लाइंस पढ़ते आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली चैप्टर क्या है। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में ये सब लिखा हुआ है। तो केस नंबर 1 है कि केस नंबर 1 में देखो एक कर्व है, इस तरह का कर्व कई बार बना लिया हमने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये कर्व है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है। ये ऑर्डिनेट x इक्वल्स टू ए है, ये ऑर्डिनेट x इक्वल्स टू बी है, इसके बीच का एरिया चाहिए। तो हमने इसके लिए क्या किया था, आपको याद हो, हमने एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनाई थी। रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ऐसे बनाई थी कि उसकी जो विड्थ है उसको तो रख लिया हमने dx, और इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे, इसकी लंबाई ऐसे निकालेंगे, लेट अस से कि ये लंबाई अगर x है तो ये लंबाई fx हो जाएगी, भाई अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस f ऑफ x हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की लंबाई f ऑफ x है और इसकी चौड़ाई dx है। और रेक्टेंगल की एरिया कैसे निकालते हैं अपन, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लंबाई हो जाएगी f ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ हो जाएगी dx। और इस तरह की बहुत सारी इनफाइनाइट स्ट्रिप्स निकालूंगा मैं a से लेकर b तक, और उन सबको सम करूंगा, सम करते ही मुझे क्या मिलेगा, इसका एरिया मिल जाएगा। ऐसा ही सीखा था अपन ने डेफिनेट इंटीग्रेशन की डेफिनेशन में भी हमने ये सीखा था कि ये एक तरीके से सम ऑफ ए लिमिट है, ठीक है, सॉरी लिमिट ऑफ ए सम है। देखो तो क्या कहता है ये, एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल्स टू एफ एक्स बिटवीन द ऑर्डिनेट्स x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b कैसे निकाला जाएगा, a फॉर एरिया इज इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स फ्रॉम द लिमिट a टू b dx। देखो यहाँ पे एक तरीके से fx क्या है, लंबाई है इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की, dx इसकी चौड़ाई है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ करूंगा तो इस स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा। और ऐसी बहुत सारी इनफाइनाइट स्ट्रिप्स देखनी है मुझे a टू b, और फिर उसकी लिमिटिंग वैल्यू देखनी है, यानी सम कर देना है लास्ट में, उस सम की लिमिटिंग वैल्यू देखनी, सम करते 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 करते। इंटीग्रेट का मतलब वैसे भी यही होता है कि सम कर देना, इंटीग्रेट कर देना, मिला देना, ठीक है। इंटीग्रेट कर दो फिर इसको a से लेके b तक, तो ये जो चीज मुझे मिलेगी दैट इज एरिया अंडर दिस कर्व। तो केस नंबर 1 ये है। अब केस नंबर 2 सुनो ध्यान से, देखो बेटा दुनिया में सारी कर्व्स इस फॉर्म में थोड़ी ना मिलती है, कुछ कर्व्स इस फॉर्म में भी मिलती है। भाई हर एक इक्वेशन को मैं y इज ए फंक्शन ऑफ x की तरह तो थोड़ा ना लिखता हूं, मैं कुछ इक्वेशन को ऐसे भी तो लिखता हो सकता हूं ना कि x इज ए फंक्शन ऑफ y। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा है एक छोटा सा एग्जांपल, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, तो अगर मैं y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x लिखता हूं तो मैं लिखूंगा 3 माइनस x, और अगर मैं x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y लिखता हूं तो मैं लिखूंगा 3 माइनस y। इस वाले केस में मैंने y एज ए फंक्शन ऑफ x लिखा है, और इस वाले केस में मैंने x एज ए फंक्शन ऑफ y लिखा है। तो जितने भी कर्व्स होते हैं वो सारे के सारे y इज ए फंक्शन ऑफ x की फॉर्म में नहीं दिखाई देते, y इज इक्वल टू एफ एक्स नहीं दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे भी दिखाई देते हैं। और दूसरी बात, मेन बात ये कि हम कन्वर्ट भी तो कर सकते हैं ना, चलो मैक्सिमम कर्व्स अपन y एज ए फंक्शन ऑफ x की नजरिए से देखते हैं, लेकिन कुछ कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि हमको इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी बताऊंगा सेकंड केस, भाई कर्व ही कुछ ऐसा है, अभी आपको x एक्सिस के बीच का एरिया पूछा था, अभी सेकंड केस में मैं पूछूंगा y एक्सिस, इस कर्व और y एक्सिस के बीच का एरिया, तो उस केस में आपको फंक्शन को फ्लिप करना पड़ेगा, y एज ए फंक्शन ऑफ x की जगह आपको फ्लिप करके कैसे लिखना पड़ेगा, x एज ए फंक्शन ऑफ y की फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा। चलते हैं सेकंड केस की तरफ, कैसे होगा ये सब देखो। सेकंड केस में क्या होगा, अब आप देखो ये सेकंड केस का एक ग्राफ है, इस बार कर्व कुछ ऐसा है, कर्व तो कैसा भी हो सकता है ना, इस बार कर्व कुछ ऐसा है, और आपसे कह दिया इस कर्व के अंडर का एरिया निकालो विथ वाई एक्सिस, विथ वाई एक्सिस, और जो पॉइंट्स हैं वो y इज इक्वल्स टू a से लेकर y इज इक्वल्स टू b तक आपको निकालना है। तो लिमिट भी y एक्सिस पर है, और जो एरिया निकल रहा है ऑब्वियसली y एक्सिस के साथ एरिया निकल रहा है तो लिमिट भी y एक्सिस पे रखेगा, x एक्सिस के साथ निकल रहा था तो लिमिट भी x एक्सिस पे थी। तो जो मैं पहले रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स वर्टिकल बना रहा था, अब वो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स मैंने हॉरिजॉन्टल बना दी, ठीक है। इसकी चौड़ाई जैसे मैं पहले dx रख रहा था, इसकी चौड़ाई मैंने dy रख दी। अब देखो अगर यहां से लेके यहां तक ये y वैल्यू है तो ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी वो f ऑफ y हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक अगर ये लंबाई y है तो ये f ऑफ y हो जाएगी ना। भाई इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे मुझे बताओ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम ऐसे तो निकालेंगे, लेट अस से कि ये अगर y है तो
तो ये तो हो जाएगा इसका y कोऑर्डिनेट, और y को उस फंक्शन में रख के f ऑफ y में रख के मैं x कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ। भाई x की वैल्यू क्या है, f ऑफ y। ये फिर से देखो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या रखोगे, x, y तो रखोगे, ये तो रखोगे x, y। अब x एज ए फंक्शन ऑफ y लिखा हुआ है ना आपने, तो इसको आप रिप्लेस करके क्या लिख सकते हो, f ऑफ y, y। दैट मीन्स इसका x कोऑर्डिनेट f ऑफ y है, दैट मीन्स ये लंबाई f ऑफ y है, ये लंबाई f ऑफ y है, और चौड़ाई इस स्ट्रिप की क्या रख दी मैंने, dy। तो f ऑफ y को इस dy से मल्टीप्लाई करके इस रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का एरिया निकाला जा सकता है। और ऐसे इनफाइनाइट स्ट्रिप्स चाहिए मुझे a से लेकर b तक, फिर उनका सम करना है और सम की लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, और वो क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड केस के हिसाब से एरिया अंडर दिस कर्व क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व x इक्वल्स टू f ऑफ y बिटवीन द पॉइंट्स कौन कौन से आपकी बार, y इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b इज गिवन बाय a इज इक्वल्स टू a फॉर एरिया, वही डेफिनेट इंटीग्रेशन a टू b। बट पहले मैं fx dx रख रहा था क्योंकि लंबाई fx थी, चौड़ाई dx थी, लेकिन अब की बार लंबाई है उस रेक्टेंगल की f ऑफ y, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की, और चौड़ाई है उसकी dy, और इसको उससे लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया निकलेगा। फिर ऐसे इनफाइनाइट एरियाज निकालने फ्रॉम a टू b, उनको सम करके लिमिटिंग वैल्यू देनी है, तो वो पूरी चीज जो बनेगी वो एरिया अंडर द कर्व बन जाएगा। तो ये है सेकेंड केस। आपसे किसी क्वेश्चन में आपको एरिया ऐसे निकालना पड़ सकता है विद द एक्स एक्सिस, और किसी केस में आपको विद द वाई एक्सिस निकालना पड़ सकता है। अभी अपन एक्सरसाइज करेंगे, एक आधा एग्जांपल भी देखेंगे, अभी ये सारा पढ़ा दें, उसके बाद आपको एक आधा एग्जांपल लेके भी बता देंगे कि कैसे ये निकलता है। ठीक है, तो कोई केस ऐसा बनता है, कोई केस। अब देखो थर्ड एंड फाइनल केस क्या होता है। थर्ड एंड फाइनल केस ऐसा होता है कि कुछ इस तरह का डायग्राम है आपके पास, y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी जो पहली वाला केस था ना, जो पहला वाला केस था उसी का एक तरीके से मॉडिफाइड केस है ये। पहला वाला केस यही था, y इज इक्वल टू एफ एक्स वाले फंक्शन वाले कर्व टाइप का। तो उसका मॉडिफाइड केस क्या है कि उसमें कुछ तो एरिया ऊपर आ रहा है एक्स एक्सिस के और कुछ आ रहा है y नीचे आ रहा है। अब अगर आपसे उसने कहा है कि इस कर्व एंड एक्स एक्सिस एंड पॉइंट x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू b के बीच में का एरिया आप बताओ, तो आप ध्यान से देखो, कर्व एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट ये, कोऑर्डिनेट ये, तो इसके बीच का जो एरिया आ रहा है वो ये वाला भी इंक्लोज हो रहा है, चार दीवारी पैक हो गई ना, तो इंक्लोज हो गया, और ये वाला भी इंक्लोज हो गया। तो इन दिस केस आपको ये वाला एरिया भी निकालना है और ये वाला एरिया भी निकालना है। अगर लेट अस से कि ये जो कर्व है, ये जो कर्व है एक्स एक्सिस को x इक्वल टू c पे टच करता है, तो आप क्या निकालोगे, इसको अलग से इंटीग्रेट करोगे डेफिनेटली, x इक्वल्स टू a से लेकर x इक्वल्स टू c लिमिट रखोगे उसकी, और इसको अलग से इंटीग्रेट करोगे और उसकी लिमिट रखोगे x इक्वल्स टू c से x इक्वल्स टू b तक। ठीक है, ऐसे ही करोगे। तो लेट अस से कि इस एरिया को कैसे निकालेंगे, एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल्स टू एफ एक्स बिटवीन द पॉइंट x इक्वल्स टू a x इक्वल्स टू b इज गिवन बाय, कैसे होगा, एरिया इज इक्वल्स टू, देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले अब देखो एक चीज सुनो, यहाँ पे ये वाला पॉइंट मान लो ये वैल्यू है x, या यहाँ से लेके यहाँ तक ये वैल्यू है मान लो x, तो ये वैल्यू हो जाती है एफ एक्स। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, एफ एक्स की फॉर्म में लगाते हैं, तो ये लंबाई हो जाती है एफ एक्स, तो ये एरिया क्या हो जाता है एफ एक्स इंटू डी एक्स। बट इस केस में ध्यान से देखो, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ये वैल्यू x है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वैल्यू माइनस ऑफ एफ एक्स होगी, बिकॉज एक्स एक्सिस के नीचे जो भी होता है वो नेगेटिव होता है। तो देखा जाए तो ये लंबाई माइनस ऑफ एफ एक्स है, ये लंबाई माइनस ऑफ एफ एक्स है, और चौड़ाई तो वही डी एक्स है, चौड़ाई तो वही डी एक्स है। तो अब अगर मैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ करूंगा तो उस तरीके से जो मेरा एरिया आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव कभी एरिया होता नहीं है। तो इस तरह के केस में मैं क्या कर देता हूँ, उसको पहले तो ढंग से सॉल्व कर लेता हूँ माइनस एफ एक्स लेकर ही, और जो भी आंसर आता है उसके बाहर एक बड़ा सा मॉडुलस लगा देता हूँ। ठीक है, देखो बेटा, इससे पहले वाले चैप्टर में अपन एरिया की बात नहीं कर रहे थे, जैसे वैल्यू की बात कर रहे थे, तो वैल्यू की बात कर रहे थे तो नेगेटिव वैल्यू भी हम एक्सेप्ट कर रहे थे। बट इस केस में हम क्या कर रहे हैं, एरिया की बात कर रहे हैं। तो एरिया की बात कर रहे हैं तो अपन वी कैन नॉट टेक द नेगेटिव एरिया, वी कैन नॉट एक्सेप्ट नेगेटिव एरिया। तो इसीलिए, और इस वाले ट्राइंगल कह रहा हूँ, सॉरी, इस वाले रीजियन का एरिया, जो रीजियन है, इस वाले रीजियन का एरिया जो है 100% नेगेटिव आएगा, क्योंकि लंबाई ही नेगेटिव हो रही है। तो चौड़ाई आप पॉजिटिव ले लोगे, तो लंबाई इंटू चौड़ाई जब करोगे तो ये जो वैल्यू है तो नेगेटिव आएगी ना। ठीक है ना। अब कोई कहेगा कि सर है ना, जैसे यहाँ पे मान लो ये लंबाई, जैसे ये पॉइंट है मान लो -3, तो अपन माइनस नहीं लेंगे ना, 3 ले लेंगे। तो वो तो तब ना जब आपको पता होगा कि ये -3 है, ये तो फंक्शन की फॉर्म में आएगा ना, जैसे कि मान लो x³ माइनस
एक्स स्क्वायर प्लस 3x ऐसे कुछ आएगा। अब ऐसे कुछ आएगा तो आपको क्या पता कि अभी -3 का तो आपको पता है कि -3 है, तो आप माइनस हटा दोगे, इसमें से कौन सा माइनस हटाओगे कौन सा प्लस हटाओगे, आपको क्या पता कि इसकी वैल्यू क्या है। तो कुल मिला के आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद अगर लास्ट में माइनस आता है तो आप मॉडुलस लगा के उस माइनस को हटाओगे। तो देखो कैसे एरिया निकालेंगे, ध्यान से देखो। x इक्वल्स टू a से लेकर और x इक्वल्स टू c तक जब अपन इसको इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे तब तो उस डेफिनेट इंटीग्रल को अपन मॉडुलस साइन के बीच में लगाएंगे। देखो मॉडुलस साइन के बीच में लगा हुआ है, डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू c। और अब की बार देखो ये माइनस एफ एक्स लिखा है मैंने जानबूझ के, क्योंकि वो माइनस एफ एक्स ही रहेगा, नीचे की साइड आ रहा है, इंटू डी एक्स चौड़ाई होगी, ये लंबाई इंटू चौड़ाई, और ये एरिया नेगेटिव आया था इसलिए मैंने मॉडुलस साइन लगा दिया ताकि ये पॉजिटिव जो भी वैल्यू निकल गया पॉजिटिव निकल गया। प्लस आगे C2B में कोई दिक्कत ही नहीं है, C2B तो जो केस नंबर 1 बना था उसी की कॉपी दिख रही है, C2B में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो C2B में ये लिमिट C से लेके B तक जानी है मुझे, ये आपकी इसकी dx इसकी चौड़ाई है और ये जो fx है इसकी लंबाई, fx इंटू डी कर दो बस। तो इसमें मॉडुलस साइन भी लगाने की जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूं कि बेटा इस तरह का जो भी डायग्राम बने आपका, अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन करें, इस तरह का कोई भी डायग्राम बने तो एक्स एक्सिस के नीचे अगर कोई रीजन बाउंडेड होता है तो उसको आप सेम टू सेम जैसे उसको कर रहे हो वैसे इसको करो, कोई भी भेदभाव मत करो। बस एक भेदभाव कर लेना कि ये जो भी चीज जो भी कैलकुलेशन चल रही है, जो भी इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन चल रहा है उसके बाहर मॉडुलस साइन लगा देना, ये भेदभाव कर देना। बाकी बाकी एग्जैक्टली जैसे इसको सॉल्व कर रहे हो वैसे इसको सॉल्व करेंगे, कोई भी रत्ती पर चेंजेस नहीं है। तो इसका एरिया देखो मैंने दो पार्ट्स में तोड़ के लिखा है, ए से लेके सी, और क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे वाला रीजन है तो उसके आगे लगा दिया मॉडुलस, और फिर सी से लेकर बी, ए से लेके सी से लेके बी, और ये जो है एक्स एक्सिस के ऊपर वाला ही एरिया है तो इसमें मैंने कुछ भी मॉडुलस नहीं लगाया, ये सेम टू सेम ऐसे कैसे आ गया एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो फुली कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक, ठीक है। अच्छा ये फर्स्ट केस जो केस नंबर 1 था इसका मॉडिफाइड केस है भाई, केस नंबर 1 यही तो था, बस मैंने क्या कर दिया इस कर्व को नीचे ले आया और मान लो ये ए पॉइंट शिफ्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ये एरिया नेगेटिव वाला एरिया और बन गया। तो फर्स्ट केस का ही एक तरीके से मॉडिफाइड केस था, तो सेकंड केस का भी बन सकता है सर, बिल्कुल बन सकता है। तो हमको क्या याद रखना है कि अगर y एज ए फंक्शन ऑफ x वाला कर्व है, ठीक है, इस तरीके से कर्व की डेफिनेशन गिवन है y एज ए फंक्शन ऑफ x, तो हमको याद रखना है कि कर्व जब जब x एक्सिस के ऊपर रहेगा तब तो कोई मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि एरिया पॉजिटिव ही आना है। कर्व जैसे ही x एक्सिस के नीचे आता है तो वहां पे अगर कोई एरिया इंक्लोज होता है या कोई रीजन बनता है उसके कैलकुलेशन पे मुझे मॉडुलस लगाना है। अब इसमें सुनो केस नंबर 2 में क्या होगा, केस नंबर 2 में जब जब मैं x एज ए फंक्शन ऑफ y, जब मैं कर्व मुझे इस फॉर्म में दिखाई दे तो जब जो ये कर्व है और इसका जो एरिया है आपके y एक्सिस के राइट साइड में दिख रहा है तब तक कोई मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये भी कल को ऐसे जा सकता है, ऐसे मान लो ये कवर हो जाए ऐसे, और सपोज करो ये y इज इक्वल टू ए पॉइंट यहाँ से ना हट के यहाँ पे आ जाए, तो अब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया ऐड होगा, तो जो एरिया y एक्सिस के राइट साइड में है उसमें देयर इज नो नीड ऑफ पुटिंग एनी मॉडुलस, लेकिन जो एरिया y एक्सिस के लेफ्ट साइड में है दैट मींस ये वाला एरिया जो है इसमें भी आपको अगेन मॉडुलस लगाना पड़ेगा। तो आप बस इतना सा याद रखो, अगर y इज इक्वल्स टू एफ एक्स टाइप का फंक्शन है तो x एक्सिस के बिलो अगर कोई एरिया बनेगा तो उसको मॉडुलस लगाना है, और x एज ए फंक्शन ऑफ y का अगर कर्व है इस टाइप में अगर कर्व है तो y एक्सिस के लेफ्ट साइड में अगर कोई एरिया है तो उसको मॉडुलस लगाना है, ठीक है। y एज ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स में x एक्सिस के नीचे वाला पे मॉडुलस लगेगा, x एक्सिस के ऊपर वाले पे कुछ नहीं लगेगा। x एज ए फंक्शन ऑफ y पे y एक्सिस के राइट साइड में कुछ नहीं होगा, जैसे y एक्सिस के राइट साइड में, y एक्सिस के लेफ्ट साइड में अगर कोई एरिया इंक्लोज होता है तो उसको मैं इस तरीके से, तो मैं सेकंड केस का भी एक चौथा केस अभी और बन सकता है जिसमें मैं ऐसे कर दूं, बट वो मैं बना नहीं रहा हूं क्योंकि ये तीसरा केस समझाने का जो मतलब था वो आपको समझ में आ गया होगा कि एरिया अगर नेगेटिव आ जाए तो मॉडुलस लगा देंगे। वैसे तो फिर और भी केसेस बनते चले जा सकते हैं, तो मेनली जो स्पेसिफिक केसेस हैं उसकी तरफ नहीं चल रहे हैं, जनरल केसेस की बात करें तो जनरली यही 3 केसेस होते हैं। अब इससे अपन जितने भी अभी क्वेश्चंस करेंगे अपन रिलेट करेंगे कि केस नंबर 1 टाइप का है या केस नंबर 2 टाइप का है या 3 टाइप का है जिसमें मॉडुलस भी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। तो बस यही 3 बातें याद रखनी है, यही 3 तरीके याद रखने हैं एरिया निकालने के, एंड वी कैन फाइंड आउट इजिली फाइंड आउट द एरिया, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द एरिया
फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व x square plus y square is equals to 10 and the line, कुछ लाइन भी देगा, इस लाइन और इस कर्व के बीच का लाइन दे दी उसने, x इक्वल्स टू 2y माइनस 3। अब ये कर्व और इस लाइन के बीच का एरिया एंड द एक्स एक्सिस ले लो। तो आपको ये तो पता है एक्स एक्सिस कौन सी होती है, ये एक्स एक्सिस होती है, लेकिन ये कर्व कैसा बनता है ये किसी को पता ही नहीं। ये कर्व कैसा बनता है, इस कर्व कैसा बनता है ये जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा क्लास 11th के, मतलब आपको फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा क्लास 11th के। आपने याद करो ध्यान से, कॉनिक सेक्शंस का एक चैप्टर आया था, चैप्टर नंबर 11। उसमें आपको बताया गया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10, इस तरह की कोई इक्वेशन होती है तो वो सर्किल की इक्वेशन होती है। ये किसकी इक्वेशन है, सर्किल की। तो एक्चुअली ये कर्व क्या है, एक सर्किल है। अब सर्किल में इसकी रेडियस कितनी है, क्या होगा, कैसे होगा, वो 10 का रूट करते थे याद हो तो रूट 10 इसकी रेडियस हो जाएगी, ये भी रूट 10 है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे रूट 10, 0। तो कुल मिला के आपको फिगर थोड़ा देगा, फिगर आपको बनाना है। इस चैप्टर की खास बात है कि कैलकुलेशन तो हो जाता है, फिगर बनना बहुत बड़ी बात है कि वो तो स्टेटमेंट दे देगा, इससे आपको फिगर बनाना है। तो कुल मिला के आपको पता होना चाहिए कि कौन से कर्व को कैसे बनाते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं ग्राफिकली। एग्जैक्ट बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बनाएंगे तो हम पेपर में, ग्राफ पे कोई नहीं बनाएगा, बट फिर भी थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए कि इससे सर्कल बन रहा है। अब जैसे ये लाइन है x इक्वल्स टू 2y माइनस, अब ये लाइन ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, कैसे बनेगी, तो ये भी पता नहीं हमको। तो हमको ये भी बनाना आना चाहिए कि लाइन देखते हम कैसे बनाएंगे। अब क्लास 10th में तो अपन लाइन देख के कैसे करते थे, x की कोई वैल्यू ले लेते थे, जैसे x की वैल्यू 0 ले ली, फिर y की निकाल ली, ऐसे करके x y कोऑर्डिनेट्स निकालते थे अपन, 3-4 कोऑर्डिनेट्स रख के फिर उन तीनों कोऑर्डिनेट्स को मिला के इस तरीके से अपन लाइन बनाते थे, याद है, इस तरीके से अपन लाइन बनाते थे। लेकिन अब इस तरीके से अभी क्लास 12th में थोड़ा ना बनाने लगेंगे, वो तो बच्चों वाला तरीका था। अभी अपने को लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज याद रखनी है, वो भी क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन का चैप्टर आया था, उसमें लाइन की इक्वेशन को अपन इंटरसेप्ट फॉर्म में देखेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के नजरिए से देखेंगे और पता लगाएंगे कि किस तरीके से। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है, आपने एरिया निकालना सीख लिया, बहुत अच्छी बात है। अब आप सीखें कि ये जो चीजें होती हैं जैसे लाइंस, कर्व्स, ये कैसे इनकी इक्वेशन देख के अपन ड्रॉ करेंगे, किस तरह से ये ड्रॉ होंगे। तो उसके लिए उसकी नॉलेज जरूरी है कि इलिप्स का जो इक्वेशन होती है कैसी होती है, पैराबोला की कैसी होती है, सर्किल की कैसी होती है, इवन स्ट्रेट लाइन भी अगर कोई इक्वेशन फॉर्म में गिवन है तो कैसे हम जल्दी से देखते ही उसकी ड्राइंग बना दें हमारे फिगर के अंदर, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक एक बार आप लीव करके वापस आए, नेक्स्ट टॉपिक विल बी, सबकी आपको नॉलेज देंगे, पहले लाइंस की नॉलेज देंगे, उसके 4 केसेस बना के बताऊंगा मैं, 3 केसेस, ठीक है। तीसरे केस का भी फिर क्या है, 4 पार्ट्स हैं, और फिर सर्कल्स की नॉलेज देंगे, सर्कल्स के बाद एलिप्स की नॉलेज देंगे, ऊपर ऊपर से देखेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी एलिप्स क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस नहीं आने वाले इस साल। हमको तो बस ये पता होना चाहिए कि एलिप्स की इक्वेशन से कैसे वो एलिप्स बनाया जाता है, और लास्ट में पैराबोला, 4 तरह के पैराबोला, वो भी सीखेंगे। तो लीव करके वापस आइए, अपन शुरू करते हैं, इन कुछ कर्व्स के बारे में नॉलेज इकट्ठा करते हैं, ठीक है, जल्दी से आइए। देखो सर्किल है, सर्किल की भी देंगे, सर्किल, एलिप्स, पैराबोला, लाइन, सबकी नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है ना। ओके, देखो भाई लाइंस कैसी होती हैं, तो अगर आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, लाइन क्या होती है क्या नहीं होती है वो सब नहीं सिखाने वाला हूं मैं ना, कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जैसे कि सपोज करो आपको कोई y इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट टाइप की लाइन है, y इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट टाइप की अगर कोई लाइन है, तो ये लाइन कैसी बनेगी, ये लाइन ऐसी बनेगी, ये x एक्सिस के पैरेलल बनेगी, कैसी बनेगी, x एक्सिस के ऐसे पैरेलल बनेगी, और ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा c, y इज इक्वल्स टू c है ना, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, c होगा, ठीक है। पैरेलल टू क्या लिख सकता हूं मैं, पैरेलल टू, पैरेलल टू x, ठीक है। अच्छा सेकंड, अगर x इक्वल्स टू c टाइप की लाइन है, अगर x इक्वल्स टू c टाइप, अब देखो, अब मैं वो केस नहीं कंसीडर कर रहा हूं, मान लो अगर ये माइनस c हो जाए तो ये लाइन नीचे आ जाएगी, वो केस में नहीं कंसीडर कर रहा हूं, अंडरस्टूड है ना। c पॉजिटिव है तो x एक्सिस के ऊपर, नेगेटिव है तो x एक्सिस के नीचे हो जाएगा। रिकॉर्डिंग तो चालू है, ठीक है। x इक्वल्स टू c, इस टाइप की अगर कोई लाइन है तो पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगी,
क्या हो जाएगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस, और उस केस में क्या हो जाएगा, ये गैप क्या कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ये है x इक्वल्स टू सी टाइप की लाइन, और वो है आपकी y इज इक्वल्स टू सी टाइप की लाइन। क्लियर है, इसमें ये गैप सी है और इसमें ये गैप सी है। ठीक है, इसमें मैं लिख देता हूं पैरेलल टू वाई एक्सिस। लेकिन सारी की सारी लाइंस कहाँ इस फॉर्म में मिल पाती है हमको, हमको तो कुछ अजीब अजीब फॉर्म में ही लाइंस मिलती है ना, मिलती है। तो देखो तीसरा केस आपने सीखी होगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, याद है क्या, हम किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, यस और नो, कर सकते हैं, कर देना। और करने के बाद कैसे हम पता लगाएंगे, तो यहाँ पे देखो m क्या होता है, यहाँ पे m क्या होता है, स्लोप, और c क्या होता है, y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। भाई y एक्सिस को वो कहाँ पे छू रहा है, जैसे c की वैल्यू 3 है तो y एक्सिस को वो +3 पे छू रही होगी वो लाइन। अगर c की वैल्यू -7 है तो y एक्सिस को वो लाइन कहाँ छू रही होगी, -7 पे छू रही होगी। अब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में बेटा 4 केस बनते हैं। पहला केस जब m भी स्लोप भी ग्रेटर देन 0 है और y इंटरसेप्ट भी ग्रेटर देन 0 है। स्लोप ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या, स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है कि वो जो लाइन है वो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, उसके ऊपर tan फंक्शन अप्लाई करते हैं, वो स्लोप होता है। तो m इज इक्वल्स टू m ग्रेटर देन 0 और स्लोप भी ग्रेटर देन 0 और y इंटरसेप्ट भी ग्रेटर देन 0। तो इस तरह की लाइन कैसे बनेगी पता है, देखो इस तरह की लाइन ऐसे बनेगी, c ग्रेटर देन 0 है ना, यानी कि c क्या था, y इंटरसेप्ट था, तो यानी कि y की वैल्यू, ये c इंटरसेप्ट ग्रेटर देन 0 है, यानी जैसे मान लो c1 होता तो वो 1 पे छूती, c2 होता तो वो 2 पे छूती, 3 पे छूती, इस तरीके से। तो कुल मिला के c ग्रेटर देन 0 है, यानी कि यहां से ऊपर कहीं वो छू रही होगी ऐसे लाइन उसको, ठीक है। और उसमें फिर m की वैल्यू ग्रेटर देन 0 अगर आ जाए, अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो लाइन x एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रही है, वो लाइन x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, एक्यूट एंगल बना रही है। तो कोई बता सकता है ये लाइन कैसे बनेगी, ये लाइन कुछ ऐसे बनेगी, यस और नो। देखो एक्यूट एंगल बना रही है, और ये जो C है, ये जो C है ये पॉजिटिव है, ये जो C है वो क्या है, पॉजिटिव है। यहां से लेके यहां तक ये जो गैप है, इस गैप को मैं क्या कहूंगा, C तो कहूंगा, ठीक है। चलो अब सेकंड केस बताओ, सेकंड केस बताओ, मैं स्लोप को तो पॉजिटिव रख रहा हूं लेकिन y इंटरसेप्ट को नेगेटिव कर रहा हूं, तो यही लाइन नीचे शिफ्ट हो जाएगी। अब की बार C नेगेटिव हो गया, अब की बार क्या हो गया, C नेगेटिव हो गया। लेट्स से कि ये हो गई मेरी लाइन, और इस तरीके से ये लाइन जाएगी, ठीक है। एक्यूट एंगल बन रहा है अभी भी, जब जब m पॉजिटिव होगा तब तब क्या बनेगा, थीटा एक एक्यूट एंगल होगा, जब जब m ग्रेटर देन 0 होगा, और जैसे ही m लेस देन 0 हो जाएगा तब ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, एक्यूट का ऑब्ट्यूज हो जाएगा, ठीक है। और अब की बार ये वाला पॉइंट C है आपका, तो ये गैप में कह सकता हूँ कि ये गैप क्या है, -C होगा। गैप अगर मैं गैप बोलूँ तो गैप तो C रहता है ना, जैसे मैं कहा इसके बीच की दूरी बताओ, तो दूरी तो 10 होगी तो 10 ही होगी, जैसे दूरी -10 है, तो गैप की बात कर रहा हूँ, ये गैप कितना है, C है। आप सही कह रहे हो कि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स वो क्या होंगे बोलो, 0, -C। सिमिलरली उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, C, ठीक है। चलो थर्ड केस, अब अपन कर देते हैं स्लोप को नेगेटिव, स्लोप लेस देन 0 लेकिन y इंटरसेप्ट पॉजिटिव। बताओ किस तरह की लाइन बनेगी, बोलो। ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा पहली बात तो, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, ऑब्ट्यूज एंगल ऐसे बनेगा, और C ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर से कहीं से छू के जाएगी लाइन लाइक दिस। ये अब की बार वही 0, C, लेकिन एंगल जो है, एंगल जो है वो क्या है, अब की बार ऑब्ट्यूज है, और ये गैप C है ही सही, ठीक है। क्लियर है। लास्ट एंड फाइनल केस बोलो, लास्ट एंड फाइनल केस बोलो, लिख तो दूं, m भी लेस देन 0 है और C भी लेस देन 0, m लेस देन 0, C लेस देन 0, ठीक है। इस केस में ऑब्ट्यूज एंगल भी बनेगा और लाइन जो है नीचे से भी जाएगी, तो कैसे होगी, कुछ ऐसे होगी, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल भी बन गया, ठीक है, और 0, -C उसका y इंटरसेप्ट हो गया, और ये गैप
पहले की तरह सी। ठीक है, अब आप कुछ भी लाइन दे दो, जैसे मैंने आपको कहा बेटा मुझे इस लाइन की ड्राइंग बनानी है, इस लाइन को प्लॉट करना है, y इज इक्वल्स टू 7x प्लस 3। आप कहोगे सर स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, तो एक्यूट एंगल y इंटरसेप्ट 3 है, एक्यूट एंगल कितना है उससे मतलब थोड़ी ना है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल और 3 से गुजरेगी, तो 1 2 3 मान लो, 3 या मान लिया, बन गई। क्या कुछ एक्स और वाई मान के ऐसे जैसे 10th क्लास में करते थे ऐसे बनाने की, क्योंकि एग्जैक्ट थोड़ा ना बनाना है, एग्जैक्ट ग्राफ पे थोड़ा ना बनाना है हमको, तो हम इंटीग्रल सॉल्व करेंगे पेपर में बनाना है, ग्राफ में सॉल्व करना होता तो वही तरीका होता है, एक्स कुछ लो वाई कुछ लो और फिर ड्रॉ करो, हमको ग्राफ पे नहीं बनाना, एग्जैक्ट नहीं बनाना, बट वो रहेगी, इसका एंगल ऐसा ही रहेगा और x इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू 3 से ये कहीं गुजरती हुई जाए। तो ये 4 केस अगर पता है तो हम कोई सी भी लाइन बना सकते हैं, बोलो बना सकते हैं ना, क्लियर है। अब स्कूल का टाइम हो गया क्या, या है अभी थोड़ा बहुत। तो सेकंड केस देखो, लाइंस के बाद आता है, हो गया, लाइंस के बाद आता है सर्कल्स, ठीक है। सर्कल्स जो बनते हैं बेटा, ठीक है, अब मैं अक्सर अपन सर्कल ऐसा बनाते हैं, अक्सर अपन सर्कल कैसा बनाते हैं, जिसका सेंटर जो होता है वो ओरिजिन होता है, बट उससे क्या होगा, एक स्पेसिफिक तरह का ही सर्कल याद रहेगा, बाकी सर्कल याद ही नहीं रहेंगे, जो सेंटर ओरिजिन पे लेगा वही याद रहेगा, बाकी तो याद रहेंगे नहीं। तो मैं क्या करता हूं, एक ऐसा सर्कल बनाता हूं जिसका सेंटर ओरिजिन पे ना रहे, और उस सर्कल की इक्वेशन कैसे होती है वो देखते हैं। लेट अस से कि ये वो सर्कल है, देखो इसका सेंटर ओरिजिन पे है क्या, नहीं है, ये कुछ भी सर्कल बना दिया, एनी सर्कल, एक काम करो इसको थोड़ा सा इधर बना, ठीक है, क्लियर है। अब इस सर्कल की इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम, तो हमको क्या होना चाहिए, इसके सेंटर का, इसके सेंटर का, एक मिनट, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पता होना चाहिए, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। लेट अस से इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, जो ओ सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एच कोमा के, एच कोमा के, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है सर्कल के इक्वेशन में, सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको एच कोमा के से डिनोट करते हैं। और लेट अस से ये जो रेडियस है, ये रेडियस मान लो है आर, ये रेडियस है मान लो आर, तो दो चीजें पता होनी चाहिए, क्या, एक तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, जरूरी नहीं है कि सेंटर ओरिजिन पे हो, जरूरी नहीं है सेंटर ओरिजिन पे हो, बट सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, एच कोमा के, और रेडियस पता होनी चाहिए। तो इस तरह के जो सर्कल बनेगा उसका जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो ये इस तरह के जो सर्कल्स होते हैं उसकी इक्वेशन होती है। अब आप सोचो अगर सेंटर जो है ओरिजिन पे हो जाए, लेट अस से कि सेंटर ओरिजिन पे हो जाए, तो एच और के 0 0 हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाता है। तो अगर अपने को जनरल इक्वेशन याद है तो आप सेंटर अलग अलग जगह लेके कोई से भी कितने भी सर्कल्स बना सकते हो, तो वो तो उसका स्पेसिफिक केस है, वो क्या है उसका स्पेसिफिक केस है। ये सर्कल्स हो गया। अब आपको जाना है तो जाओ, 10 से 15 मिनट की वीडियो में और बना रहा हूं जिसमें मैं डिस्कस कर रहा हूं इन शॉर्ट एलिप्स और पैराबोला, 4 चीजें डिस्कस करनी है, आपकी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी, कल से अपन एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कल से अपन सीधा एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। 4 चीजें होती हैं, एक लाइंस होती हैं, एक सर्कल्स होते हैं, ये दोनों डिस्कस कर लिए। थर्ड थिंग विल बी एलिप्स एंड फोर्थ थिंग विल बी पैराबोला। ये 4 चीजें, या फिर पहले पैराबोला बता देता हूँ जैसे भी है ना, ठीक है। तो देखो फिर थर्ड चीज, ये तो हो गई हमारी सर्कल्स। स्पेसिफिक केस में लिखवा नहीं रहा हूं, इसका स्पेसिफिक केस में लिखवा नहीं रहा हूं। स्पेसिफिक केस क्या होगा, अगर ये ओरिजिन यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो h की वैल्यू 0, k की वैल्यू 0, तो ये इक्वेशन बन जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। वो उसका स्पेसिफिक केस है ओनली, दैट इज द स्पेसिफिक केस ऑफ दिस सर्किल वेयर सेंटर ऑफ द सर्किल लाइज ऑन द ओरिजिन। ठीक है, सर्कल्स के बाद आ जाइए, जो अगली चीज अपने को सीखनी है, एलिप्स ले लो, चलो पहले एलिप्स और फिर लास्ट में पैराबोला देखो। इलिप्स, अब इलिप्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, और इलिप्स कैसा होता है वो भी देख लो। ठीक है, अच्छा इलिप्स हमारे कोर्स में वही है, इलिप्स हमारे कोर्स में वही है जिसका सेंटर जो है ओरिजिन है। सर्किल तो कोई भी हो सकता है, लेकिन इलिप्स
जो है सेंटर ओरिजिन वाला ही हमारे कोर्स में, तो इसका सेंटर ओरिजिन ही लेंगे और दूसरा हम नहीं लेंगे। ठीक है, लेट्स से दिस इज द एलिप्स। अब देखिए यहां से लेके यहां तक जो ये डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है, इसको तो कहते हैं ए, इस डिस्टेंस को कहते हैं ए, स्मॉल ए। और यहां से लेके यहां तक जो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कहते हैं स्मॉल बी। यानी कि इसकी इक्वेशन में ए और बी करके कुछ एलिमेंट्स रहेंगे। ठीक है, अब देखो यहां से लेके यहां तक, अच्छा ये सिमेट्रिक होता है, जितना ये इधर है उतना ही इधर है, और जितना ये ऊपर है उतना ही ये नीचे होता है। ऐसा नहीं होगा कि इधर 4 सेंटीमीटर बड़ा हुआ है तो इधर लेफ्ट साइड में 3 ही होगा, फिर वो एलिप्स नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, ये अपने सेंटर से जितना राइट होता है उतना ही लेफ्ट होता है, जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे होता है। तो अगर ये ए है, ये डिस्टेंस अगर ए है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं a,0, और अगर ये डिस्टेंस ए तो उधर लेफ्ट साइड भी ए ही होगी, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं -a,0। अगर ये डिस्टेंस बी है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं 0,b, और अगर ऊपर बी है तो नीचे भी बी ही रहेगी, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,-b। ठीक है, अच्छा इसमें वैसे एक फोकस भी होता है, जो अपन डिटेल में अभी नहीं पढ़ेंगे। फोकस भी होता है यहाँ पे 0,c,0 करके, जो हमेशा a से छोटा होता है इधर और इधर। ठीक है, बट उस फोकस के बारे में अभी अपन नहीं पढ़ेंगे, वो क्लास 11 के कोर्स में पढ़ाया जाता है, तो उसके लिए रखने दो। अभी अपनी इतनी सी नॉलेज से काम हो जाएगा, है ना। तो इस तरह का जो एलिप्स होता है, इस तरह का जो एलिप्स होता है, अब देखो यहाँ पे a जो है b से बड़ा है, इस केस में क्या है, a जो है वो b से बड़ा है, तो a जो b से बड़ा होगा वो एलिप्स ऐसा बनेगा। तो मैं इसको लिख देता हूं, दिस इज द फर्स्ट केस वेयर a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, इक्वेशन ये a इज ग्रेटर देन b होता है, और एक केस और बना देता हूं फिर इक्वेशन एक साथ बता देता हूं। सेकंड केस देखो, इसी को कॉपी पेस्ट कर दें, चलो बना लेते हैं फिर से। सेकंड केस में क्या होगा, b इज ग्रेटर देन a होगा, a इज लेस देन b होगा। वो इलिप्स कैसा बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये एलिप्स कुछ ऐसा बनेगा। सेम इसमें भी वही है कि जितना ये लेफ्ट में उतना ही राइट में, और जितना ही ऊपर है उतना ही ये नीचे भी। ठीक है फाइन, एग्जैक्ट बिल्कुल बन जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, समझाने की बात है। तो वही सेम यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस होगी ये तो होगी a, और यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस होगी वो होगी b। तो वही ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, हो जाएंगे a,0, -a,0, 0,b एंड 0,-b। ठीक है, इस केस में क्या है, देखो b जो डिस्टेंस है वो a से बड़ी है, तो मैं इसको लिख देता हूं b इज ग्रेटर, a इज लेस देन b। सेकंड केस, देखो ये सारी चीजें आपको क्यों बता रहा हूं मैं क्लास 11th की, क्योंकि अभी इस एक्सरसाइज में अलग अलग कर्व्स आएंगे, एलिप्स के अंदर का एरिया बताओ, इसके अंदर का एरिया बताओ। अब जनरली बच्चे रट लेते हैं कि अच्छा एलिप्स बनेगा तो ऐसा बनेगा, बट इन केस कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आ जाए तो हमें ऐसा नहीं कि सर ये तो आता ही नहीं है। और पर्सनल नॉलेज के लिए तो देखो सब कुछ ही याद होना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ, बिल्कुल डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि इसकी फोकस वगैरह क्या होती है, बट एक्चुअली एटलीस्ट हमको ये तो पता होना चाहिए कि बनता कैसे है। कल को इलिप्स इज इक्वल्स टू को इलिप्स की इक्वेशन दे दी और हमको बनाना पड़ रहा है तो हमको यही पता नहीं इलिप्स बनता कैसे। ठीक है, तो ये केस था a ग्रेटर देन b का, ये केस था a लेस देन b का। अब इक्वेशन की बात करते हैं तो इलिप्स की इक्वेशन होती है बेटा, इलिप्स की इक्वेशन होती है x²
डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1. This is the equation of ellipse. This is the equation of ellipse. और देखा जाए ना तो सर्किल जो है इलिप्स का ही एक पर्टिकुलर केस है. सर्किल और इलिप्स में क्या डिफरेंस है देखो, देखो ध्यान से. जितना ये राइट है उतना ही लेफ्ट है, जितना ऊपर है जितना नीचे. लेकिन ये चारों तरफ अगर बराबर हो जाए, अगर ये चारों तरफ बराबर हो जाए तो ये सर्किल ही तो बनेगा. तो सर्किल इज अ स्पेसिफिक केस ऑफ इलिप्स. दैट मींस चारों तरफ बराबर होने का मतलब क्या ये नहीं है कि ए और बी बराबर हो जाए, बिल्कुल यही है. अगर ए और बी एग्जैक्टली बराबर हो जाए तो ये चारों तरफ बराबर हो जाएगा. तो इस इक्वेशन में ए और बी एक बार बराबर रख लो ना. इस इक्वेशन में सपोज करो मैं दोनों को ए रख देता हूं, तो ये इक्वेशन सेम वैसी की वैसी बन गई जैसे अभी सर्किल की थी. ए स्क्वायर एलसीएम लेके उधर चला जाएगा. वो उस इक्वेशन में मैंने उसको आर रखा हुआ है, तो इसको अगर मैं ए ले लूं तो ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर. उस इक्वेशन में मैंने इसको आर स्क्वायर रखा हुआ है, अभी मैंने ए रखा हुआ है, बाकी टाइप तो वही है. तो देखा जाए तो सर्किल इलिप्स में बस यही डिफरेंस है कि चारों तरफ बराबर होने का और दो तरफ बराबर होने का. मतलब लंबाई और चौड़ाई देख लो चाहे से, है ना भाई. जितनी इसकी लंबाई है उतनी ही चौड़ाई हो जाए तो सर्किल है, और लंबाई चौड़ाई अलग अलग है तब वो इलिप्स माना जाएगा. एक तरह का इलिप्स ये होगा जिसमें लंबाई ज्यादा होगी और चौड़ाई कम होगी. एक तरह का इलिप्स ये होगा जिसमें लंबाई कम होगी और चौड़ाई ज्यादा होगी. ये दो केस हो गए. इलिप्स के बाद लास्ट चीज जो होगी वो होगी हमारी पैराबोला. बस इतनी नॉलेज काफी है एक्सरसाइज नंबर 8.1 सॉल्व करने के लिए. पैराबोला. अब पैराबोला जो है चार केसेस बनेंगे. पहला पैराबोला होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax. वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax. देखो इसका मतलब क्या होता है. इसका मतलब होता है, ग्राफ बनाता हूं. जो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax का ग्राफ बनेगा, इस पैराबोला का ग्राफ बनेगा, ठीक है. उसका मतलब है कि y का स्क्वायर है. y का स्क्वायर है यानी कि y की चाहे से पॉजिटिव वैल्यू ले लो चाहे से नेगेटिव वैल्यू ले लो, x हमेशा पॉजिटिव रहेगा. x हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और x पॉजिटिव कब रहता है, y की राइट साइड में रहता है. तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा. ठीक है. ये भी सेम वही बात है कि जितना ये ऊपर रहता है उतना ही ये नीचे रहता है. इसमें भी फोकस आता है, लेकिन उस फोकस की अभी अपन बात फिलहाल नहीं कर रहे हैं. ये y इज इक्वल्स टू एफ, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax का ग्राफ है बेटा. इज दैट क्लियर. अब इसमें ये 4a क्या होता है, 4a एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है. वो क्या होती है, फोकस से लेके यहाँ तक की लंबाई होती है. दिस इज 4a. बट मैंने कहा जैसा कि कहा कि फोकस भी नहीं निकालेंगे अभी अपन, और अभी अपन ये भी नहीं सोचेंगे कि ये 4a क्या है. आपको बस ये पता होना चाहिए कि वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax जो कर्व है. अभी इसको पैराबोला मत मानो, अभी इसको एक कर्व मानो. इस कर्व का ग्राफ ऐसे बनेगा, ये पता होना चाहिए बस. दैट्स इट. ठीक है. सेकेंड केस ले लो, इसी का नेगेटिव. वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax. तो जो चीज यहाँ राइट साइड बन रही थी वो लेफ्ट साइड बन जाएगी. सिंपल. तो इसका ग्राफ जो बनेगा, जो चीज देखो y की पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू के लिए x की वैल्यू हमेशा नेगेटिव है. भाई 4 है तो कांस्टेंट होगा, उसको भगाओ. x की वैल्यू नेगेटिव है. x की वैल्यू नेगेटिव मींस y एक्सिस के लेफ्ट साइड. तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा. थोड़ा एग्जैक्ट नहीं बन पा रहा है. आई होप यू विल मैनेज. ठीक है. और इसमें भी 4a वही होता है, फोकस से लेके ये लंबाई, बट उसको अभी अपन डिस्कस कर ही नहीं रहे. तो ये तो हो गए दो केस. तीसरा केस है, तीसरा केस है. तो देखो ये तो y से फंक्शन ऑफ x की बात कर रहा था ना. अब देखो तीसरा केस है, जैसे उल्टा कर देते थे ना, x इज अ फंक्शन ऑफ y, तो वही सेम केस. x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay. इसका ग्राफ कैसे बनेगा,
इसका ग्राफ कैसे बनेगा? देखो ये क्या कह रहा है, फॉर एक्स स्क्वायर ले रहा है, एक्स स्क्वायर मतलब फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स, वाई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। वाई की देखो, अब यहां से अगर मैं वाई निकालूं तो क्या आएगा, यहां से मैं वाई निकालूं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर बाई 4 है। तो एक्स एज ए पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी या नहीं होगी? सोचो भाई, पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव, नेगेटिव का स्क्वायर। तो कहने का मतलब है एक्स की पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू के लिए वाई पॉजिटिव आ रहा है। तो वाई हमेशा पॉजिटिव कब रहता है? जब वो एक्स एक्सिस के ऊपर रहता है। तो इस पैराबोला का जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, और ये तो अपन ने कई बार बना भी होगा, थोड़ा थोड़ा मॉडुलस फंक्शन से मैच करता है। ठीक है, फोर्थ एंड द लास्ट इसी का नेगेटिव, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay। इसका ग्राफ देखते हैं कैसे बनेगा। अब ये क्या कह रहा है, अब ये ऐसे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर है, दैट मीन्स एक्स पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, उसका स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर करते ये चीज तो हो गई पॉजिटिव, तो उधर वाई की वैल्यू लेकिन नेगेटिव आ रही है, उधर वाई की वैल्यू नेगेटिव आ रही है और वाई की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, दैट मीन्स एक्स एक्सिस के नीचे। तो अभी तक तो आपने पता लगा लिया होगा कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, इन पैराबोला के नाम भी होते हैं, नाम रखना चाहे तो जिस साइड में इनका फेस है, जैसे अगर ये राइट साइड में फेस है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जो ग्राफ जो पैराबोला होता है, इस पैराबोला को मैं लिख सकता हूं कि ये पैराबोला होता है राइटवर्ड फेसिंग, राइटवर्ड फेसिंग। भाई अगर नाम याद हो ना तो जल्दी से, अच्छा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x राइटवर्ड फेसिंग, जल्दी से बना दिए। और इसका हो जाएगा लेफ्टवर्ड फेसिंग, जिस साइड इनका फेस है उस साइड इनका नाम रख दिया गया है। वैसे ऐसे कोई नाम आपके बुक में शायद नहीं है गिवन, ये यूज करते करते बच्चों ने ही रख दिया है, टीचर्स ने रख दिया ऐसे मान लो। और ये अपवर्ड फेसिंग, अपवर्ड फेसिंग। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट डाउनवर्ड फेसिंग। तो ये चार तरह के पैराबोलास थे। अब ये चार तरह के पैराबोलास, ठीक है, फिर आ जाओ हाइपर, सॉरी हाइपर बोला तो है ही नहीं, मतलब जरूरत नहीं है। इलिप्स, दो तरह के इलिप्स, इसमें ए ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी हो या ए लेस देन बी हो, सर्किल्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन, और लाइंस के चार केस, स्लोप और वाई इंटरसेप्ट के अकॉर्डिंग। ये सारी चीजें अगर आपको पता है तो फिर आप अगली एक्सरसाइज आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो फटाफट से एक एग्जांपल लेता हूं मैं और फिर कल से एक्सरसाइज शुरू करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। भाई एक एग्जांपल तो कराएं, इतनी सारी चीजें बताई। एग्जांपल नंबर, जैसे कि कर्व का ही ले लेते हैं कोई, सब सर्किल सर्किल के पूछ रहा है क्या? देखो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, इस एक क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 समझा रहा हूँ, इससे करीब करीब आपको हिंट मिल जाएगा कैसे हम एरिया निकालते हैं। क्या कह रहा है, लेट्स रीड द क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहली बात तो उसने क्लियर कर दिया कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए। ठीक है, किस किस के कर्व्स का नाम क्या दिया इसने, एक तो एक्स एक्सिस, ठीक है एक्स एक्सिस ये हो ही गई मेरी। लाइन y इज इक्वल्स टू एक्स, अब आप खुद सोचो y इज इक्वल्स टू एक्स, एक चीज याद रखना, y इज इक्वल्स टू एक्स, y इज इक्वल्स टू 2x, y इज इक्वल्स टू 3x, 4x, 5x, जितनी भी लाइंस होती है हमेशा ओरिजिन से पास होगी, हमेशा ओरिजिन से पास होंगी ही होंगी। क्यों? अगर आप उसको कंपेयर करो उससे, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से, y इज इक्वल्स टू x को आपने कंपेयर किया y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो आप देखो c तो है 0 और m है 1, सी तो है 0 एम है 1, तो एम पॉजिटिव है दैट मींस एक्यूट एंगल बनेगा, और सी 0 है दैट मींस वाई इंटरसेप्ट ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब एग्जैक्ट ओरिजिन। तो इस तरह की लाइन बनने वाली है, और एम पॉजिटिव है तो एक्यूट एंगल बनेगा ही बनेगा। तो y इज इक्वल्स टू एक्स भी याद रखना है, स्पेसिफिक केस है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का, और ये लाइन कैसी होती है 45 डिग्री का एंगल बनाती हुई जाती है और ओरिजिन से पास होती जाती है। तो ये हो गई y इज इक्वल्स टू एक्स, और सर्किल की इक्वेशन दी है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32।
अब देखो वैसे तो सर्किल मैंने क्या बताया था, पर्टिकुलर केस तो नहीं होता है कि हमेशा ओरिजिन ही उसका सेंटर हो, लेकिन हमको तो एरिया से मतलब है। तो एरिया अगर मैं सर्किल को यहाँ बनाऊंगा तो भी एरिया उतना ही बनाएगा, यहाँ बनाऊंगा तो भी इतना एरिया बनाएगा, कहीं भी बनाऊंगा तो क्यों ना फिर मैं इसका सेंटर ओरिजिन पे ही मान लूं। जब कहीं पर भी बनाने से एरिया बराबर आ रहा है तो फिर मैं इसका सेंटर ओरिजिन पे ही मान लेता हूँ, उससे मुझे सहूलत हो जाएगी। तो अगर मैंने सर्किल का सेंटर ओरिजिन पे मान लिया और इस इक्वेशन के हिसाब से मैं चला, तो क्या होता है, अगर सर्किल का सेंटर ओरिजिन पर हो, अगर सर्किल का सेंटर ओरिजिन पर हो तो सर्किल की पर्टिकुलर केस में इक्वेशन क्या बन जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये बन जाती है। अब यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32, और 32 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 4√2, 4√2 लिख सकता हूँ। दैट मीन्स सॉरी 4√2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। दैट मीन्स आर की वैल्यू क्या हो गई, रेडियस कितना हो गया मेरा, 4√2 हो गया। सर्किल का रेडियस पता चल गया। चलते हैं ग्राफ पे। दैट मीन्स ये जो रेडियस है, ये रेडियस ऊपर नीचे चारों तरफ बराबर है क्योंकि एलिप्स नहीं है, सर्किल है, तो ये रेडियस कितनी है, 4√2। तो अगर ये रेडियस 4√2 है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 4√2, 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, -4√2, 0। उसके क्या आ जाएंगे, 0, 4√2, और इसके क्या हो जाएंगे, 0, -4√2। बट उतना नहीं पता लगाना हमको, केवल ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमको पता है, यानी ये डिस्टेंस पता है हमको 4√2। तो ये तो हो गई हमारी लाइन, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये तो हो गई लाइन, ये हो गई एक्स एक्सिस। तीन बातें कही उसने। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कुछ कर्व्स कह देगा, कुछ एक्सिस कह देगा, उसके बीच का एरिया पूछेगा। ये हो गई एक्स एक्सिस। क्या क्या कहा, लाइन, एक्स एक्सिस और सर्किल। और सर्किल, अब सर्किल कहाँ कहाँ से गुजर रहा है, तो सर्किल जहां से भी गुजर रहा है, लेकिन इस लाइन और एक्स एक्सिस के साथ में सर्किल का एक पार्ट है, एक आर्क कह दो सर्किल की, ये यहाँ से गुजर रही है। तो ये वाला एरिया एक्चुअली मुझे निकालना है, ये वाला एरिया मुझे निकालना है। बुक में भी उसने शेड किया हुआ। अब ये वाला एरिया कैसे निकालें, ये तो पता चल गया सर, ये वाला एरिया निकालना है, कैसे निकालें, तो उसको, उसके लिए मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, ध्यान से समझ लो। देखो मैं क्या करूंगा, इस एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, क्योंकि देखो ये लाइन और ये सर्किल जहां टकरा रहे हैं, मान लो ये बी पॉइंट, ये लाइन और सर्किल जहां टकरा रहे हैं, लेट्स से ये बी पॉइंट है, तो इस बी पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो एरिया है वो तो अंडर द लाइन है, अंडर द लाइन, देखो अंडर द लाइन। और बी पॉइंट के राइट साइड में जो एरिया है वो अंडर द कर्व, यानी अंडर द सर्किल है। समझ में आई? यहां से अगर मैंने एक बॉर्डर खींच दी, तो ये जो लाइन दिख रही है बीएम, बीएम के लेफ्ट साइड में जो एरिया है ये तो अंडर द लाइन है, इस लाइन के अंडर का एरिया है। तो इसमें इसको निकालने के लिए लाइन की इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स। और इसके राइट साइड में जो एरिया है वो अंडर द सर्किल है, या जो भी ये कर्व गिवन है, सर्किल भी हो सकता है, एलिप्स भी हो सकता है इसके। तो इधर का एरिया निकालने के लिए सर्किल की इक्वेशन जो भी गिवन है उसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, पहली चीज है। अब देखो इंटीग्रेट करने के बाद जीरो से लेकर, भाई अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या मानेंगे, जीरो से लेकर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अभी मैं बताता हूँ कैसे निकालेंगे। और सर्किल इधर वाला एरिया निकालने के लिए हम इंटीग्रेट तो कर देंगे सर्किल की इक्वेशन को, लेकिन पॉइंट क्या डालेंगे, इस पॉइंट से लेकर और लास्ट पॉइंट मुझे पता है 4√2। तो बेसिकली मुझे ये वाला पॉइंट निकालना है। ये वाला पॉइंट कैसे निकलेगा, अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लूं, जैसे मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इन्होंने निकाल के रख रखे हैं 4,4, अभी मैं बताता हूँ कैसे निकाले वो भी। तो अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4,4 है तो नीचे एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 4,0 हो जाएंगे। तो इसका मतलब मुझे 0 to 4 जाना है एक बार, 0 to 4 जाना है मुझे एक बार, और फिर 4 to 4√2 जाना है। 0 to 4 तो मैं इस लाइन की इक्वेशन को इंटीग्रेट करके एरिया निकालूंगा, और 4 से लेके 4√2 में मैं इस सर्किल की इक्वेशन को इंटीग्रेट करके एरिया निकालूंगा। अब जल्दी से बताता हूँ कि ये 4,4 कैसे आया। अरे यार, दो कर्व्स अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32, ये कर्व तो है ये सर्किल, और ये सर्किल इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन से, लाइन की इक्वेशन क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स। तो इन दोनों कर्व्स की इक्वेशन को आपस में मर्ज करके, सॉल्व करके, सब्स्टिट्यूट करके आप ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो। इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने का तरीका यही होता था, सब्स्टिट्यूशन वगैरह करके। तो देखो y इज इक्वल टू एक्स, तो x अगर मैं वहां पे रख दूं एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर की जगह भी मैं वापस x रख दूं, y इज इक्वल टू एक्स है ना, तो अगेन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32। तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 16, तो x की वैल्यू हो गई +or-4। बट मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, तो ये -4 को इग्नोर कर दो, केवल +4 ही आंसर मानूंगा, क्योंकि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं ना। अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करता तो फिर मैं x की वैल्यू -4 लेता,
तो अभी x की वैल्यू 4 है, दैट मीन्स ये पॉइंट क्या है, दैट मीन्स ये पॉइंट है 4,0। मान लो ये पॉइंट इधर होता तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -4,0 होते, बट मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ तो मैं प्लस और माइनस क्यों कंसीडर करूँ, मैं प्लस ही कंसीडर कर रहा हूँ। और करीब करीब आपके सारे क्वेश्चन फर्स्ट क्वाड्रेंट के ही हैं, तो आपको ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं इस एक्सरसाइज में। तो x की वैल्यू 4 हो गई। अब ये x की वैल्यू 4 चाहो तो इस इक्वेशन में पुटअप करो, चाहो तो उस इक्वेशन में पुटअप करो, तो y की वैल्यू आ जाएगी। बट y की वैल्यू से आपका मतलब क्या है, मुझे बताओ। ये 4,4 इन्होंने निकाल दिया, लेकिन अगर इसका वैल्यू मुझे नहीं पता होती, 4,y की कोऑर्डिनेट की वैल्यू नहीं पता होती, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि आपको तो ये पॉइंट चाहिए, इस पॉइंट के लिए उस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट चाहिए। x कोऑर्डिनेट 4 निकालिए, 4,0 हो गया। अब इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे, देखो जो लेफ्ट साइड वाला एरिया है वो तो डेफिनेट इंटीग्रेशन जाएगा 0 से लेके, ये 4,0 है और ये 0,0 है, तो ये तो जाएगा 0 से लेके 4, 0 से लेके 4, और इंटीग्रेशन होगा लाइन की इक्वेशन का। और लाइन की इक्वेशन y एज ए फंक्शन ऑफ x कैसे दी हुई है, y एज ए फंक्शन ऑफ x ऐसे दी हुई है x, तो x dx प्लस अगेन इंटीग्रेशन। अब जाओ आप 4 से लेके 4√2, 4 से लेकर 4√2, और अब आपको इस सर्किल को इंटीग्रेट करना है, सर्किल की इक्वेशन को। और सर्किल की इक्वेशन कैसे दी हुई है, कुछ ऐसे दी हुई है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32। तो आप y एज ए फंक्शन ऑफ x बनाने जाओगे, क्योंकि आप x एक्सिस से देख रहे हो। अगर आप y एक्सिस से देखते तो फिर x एज ए फंक्शन ऑफ y बनाते। अभी आप x एक्सिस से एरिया देख रहे हो, इसलिए y एज ए फंक्शन ऑफ x बनाना है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है 32 माइनस का x स्क्वायर, तो y हो जाएगा रूट ऑफ 32 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ क्या लिखूंगा, यहाँ मैं लिखूंगा रूट ऑफ 32 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये मैं बाकी सारी बातें डिलीट कर देता हूँ, लेट्स सी कैसे हम एरिया निकालते हैं। बाकी क्वेश्चंस करेंगे उसमें बहुत सारी बातें क्लियर होगी। अभी तो एक एग्जांपल ही लिया है मैंने, तो डोंट पैनिक। अगर 20% भी समझ में आ रहा है, 50% भी समझ में आ रहा है तो काफी। अभी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 4√2। अब x का इंटीग्रेशन एवरीवन नोस x स्क्वायर बाई 2, और इसकी लिमिट क्या रखनी है आपको, 0 से लेकर 4 प्लस। अच्छा, जिसने चैप्टर नंबर 7 को सोल्व किया है तो इस तरह के इंटीग्रल उसको आते हैं, और उस टाइम जब ये इस तरह के इंटीग्रल आए थे, इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह के जब इंटीग्रेशन आए थे, तब मैंने आपको स्पेसिफिकली कहा था कि ये फॉर्मूले आपको अगले एक्सरसाइज में, अगले चैप्टर में काम आने वाले। तो देखो काम आ रहे हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या था, याद है किसी को, इट वाज x/2 इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ बोलो कनिष्का। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 और tan इनवर्स x अपॉन a, इस तरीके का इसका इंटीग्रेशन था। तो जल्दी से बता दो 32 माइनस एक्स स्क्वायर का फिर क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये डिलीट कर देता हूँ। लेट्स सी। नो सर, बस फॉर्मूला बोल रहे थे। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x/2, तो x/2 मीन्स x/2, x/2 मीन्स x/2, और ये की यही चीज एज इट इज, और फिर a स्क्वायर बाई 2। तो a क्या होगा, 32 को आप क्या लिख सकते थे, मैंने लिख के भी बताया था, 4√2 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो a यही तो है, तो a, लेकिन मुझे तो a का स्क्वायर लिखना है ना, तो a का स्क्वायर तो वापस 32 हो जाएगा, सोचना ही नहीं। a/2 थोड़ा ना लिखना है, a स्क्वायर बाई 2 लिखना है, तो स्क्वायर वापस भी हो जाएगा। और फिर tan इनवर्स x/a, x/a का मतलब सही किया है क्या, कुछ गलती लग रही है शायद। सर tan इनवर्स थोड़ी आएगा, लॉग आएगा ना, लॉग ऑफ। हाँ सॉरी 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 सॉरी, लॉग आएगा। फॉर्मूला बताओ, तो वो फॉर्मूला गलत लिख दिया। एक बार इस फॉर्मूले को क्लियर करो, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले को क्लियर करो, साइन इनवर्स होता है, अरे साइन इनवर्स होता है, साइन इनवर्स। ये फॉर्मूला मैंने गलत लिख दिया, मैंने ऐसे लिखा था, जल्दी से देखो, x/2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, उसके आगे tan इनवर्स लिख दिया, एक्चुअली वो साइन इनवर्स x/a। tan इनवर्स x बाई। ठीक है, बाकी सब सही किया, बस वो tan इनवर्स की जगह साइन इनवर्स होगा। तो वो 3 फॉर्मूले याद कर लेना, इस तरह के जो 3 फॉर्मूले थे, अगर इस एक्सरसाइज पे आपको कमांड हासिल करनी है तो। a स्क्वायर बाई 2 यानी वही 32/2 साइन इनवर्स x/a, x डिवाइडेड बाई a क्या होगा, अब a होगा 4√2। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन, ये इसका इंटीग्रेशन, इसकी लिमिट ले लो 4 से 4√2 और इसकी लिमिट ले लो 0 से 4। चलो अलग अलग अब लिमिट लगा दो। तो 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8 माइनस 0 का स्क्वायर 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस अब आप यहाँ पे लिमिट लगाओ, पहले 4√2 लगाओ। तो देखो भाई 4√2 आप सब बच्चे पहले यहाँ लगाते हैं, मैं पहले यहाँ लगाता हूँ, यहाँ लगाने से ये 0 बन चुका है, चेक करो।
x का स्क्वायर क्या होगा 32 ही होगा, 32 माइनस 32 0 ही होगा, 0 इंटू 0 0 ही होगा। तो 4√2 यहाँ लगाते ही ये 0 बन गया। ठीक है, तो पहले वो चीज पकड़ो जिससे कोई चीज 0 बन गई तो आपकी कैलकुलेशन आसान होगी। अब 4√2 यहाँ लगाओ, देखें तो 4√2 बाई 4√2 1 हो गया, साइन इनवर्स 1 और 32 बाई 2 तो ये तो 16 हो गया, 16 और साइन इनवर्स 1, साइन की वैल्यू 1 कब आती है पाई बाय 2 पे आती है, राइट क्लियर। माइनस अब 4 लगाओ जरा, तो 4 लगाने से 4 बाई 2 ये तो हो जाएगा 2 और अंदर 4 का स्क्वायर यानी कि 32 माइनस 16, 16 का रूट यानी कि 4 यानी 2 into 4, फिर अगेन माइनस क्योंकि लोअर लिमिट में दोनों माइनस होंगे, और अब आप यहाँ पे 4 लगाओगे तो 4 डिवाइडेड बाय 4√2, 4 से 4 कट के 1/√2, तो 16 इंटू 1/√2 कब आती है साइन इनवर्स की वैल्यू, वो आती है पाई बाय 4 पे। ये चीज समझ में आई? ठीक है, फर्दर सॉल्व करो 8 प्लस यहाँ पे 0 0 सब काट दो, ये 8 पाई हो गया माइनस 8 हो गया और ये 4 पाई हो गया। तो यू कैन सी 8 माइनस 8 कैंसिल, 8 पाई माइनस 4 पाई इक्वल्स टू 4 पाई। जब फाइनल आंसर आ जाए तो आगे स्क्वायर यूनिट्स जरूर लगाना बिकॉज ये एरिया है। तो आंसर इज 4 पाई स्क्वायर यूनिट्स, 4 पाई स्क्वायर यूनिट्स इज योर फाइनल आंसर। आया समझ में? यही सारा काम अगली एक्सरसाइज में अपने को करना है। बस फंक्शन पहचानो, फंक्शन पहचान के लिखो, लिमिट्स पहचानो कहां से कहां अपने को जाना है। कई बार क्लियरली गिवन होगी, कई बार इंटरसेक्टिंग पॉइंट लेके निकालनी होगी। जैसे ये 0 और 4√2 तो क्लियरली गिवन थी, लेकिन ये बीच का m पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट 4,0 हमको सर्किल और लाइन की इंटरसेक्शन करके निकालना पड़ा। बोलो क्लियर है कनिष्का? यस सर। आंसर मैच कर लो, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो फिर वाइंड अप करें, कल से अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं। जितना भी पढ़ाया अच्छे से रिवाइज करके आना, बस एक बार बस आंसर मैच कर लेते हैं क्योंकि गलती तो किसी से भी हो ही सकती है। हाँ, तो इसका आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है भाई, हमारा मैच नहीं कर रहा है। 4 पाई माइनस 8 आ रहा है। देखो क्या गलती करी है, इधर ही देख लेते हैं ना। देखो इसका आंसर तो 8 है, वो तो हमने सही निकाला है, और इसका आंसर 32 माइनस एक्स स्क्वायर का आंसर हमने क्या निकाला और इन्होंने क्या निकाला वो चेक करते हैं। हाँ 32 माइनस एक्स स्क्वायर, ये x कहाँ से आया? ये x भी है क्या इसमें? y की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32 था, तो y की वैल्यू तो यही होगी 32 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। इन्होंने ये x कहाँ से लिखा? अच्छा x/2 है ये फॉर्मूला में, ठीक है। तो x/2 32 माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा 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 अच्छा, अगेन देखो फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है भाई, पूरा फॉर्मूला लिखा ही नहीं हमने। x/2 32 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 32/2 साइन इनवर्स, यार सही तो है सारा। देखो 1/2 वैल्यूज गलत पुटअप करी क्या, 4√2 रखते ही ये तो 0 हो गया, ये तो हो गया 0, और 1/2 इंटू 32 इंटू साइन इनवर्स 1 हमने भी यही किया है, तो ये हो जाएगा, अरे ये रहा ना यार, कितने कितने डम है हम लोग। फाइनल आंसर ये नहीं देख रहे, ये थोड़ा है फाइनल आंसर, मतलब इन्होंने अलग अलग निकाला है। उसका आंसर 8 आया था और इसका आंसर 4 पाई माइनस 8 आया था, तो 8 प्लस 4 पाई माइनस 8, फालतू टाइम वेस्ट किया। 4 पाई इसका फाइनल आंसर, हमारा भी यही आ रहा है, उनका भी यही आ रहा है। बोलो एनी डाउट्स? भाई ये चीज हमने एक साथ ही सॉल्व करी ना, उन्होंने क्या करा, ये चीज अलग सॉल्व करी, ये चीज अलग सॉल्व करी, तो इसका आंसर 8 आ रहा था उनका और उनका 4 पाई माइनस 8, तो फाइनल आंसर इज 4 पाई। कल की क्लास में थोड़ा सा और अच्छे से करेंगे, जैसे इन्होंने ये रीजन का नाम भी लिखा है BMAB रीजन, इस तरीके से हमको भी एग्जाम में भी लिख के आना है। देखो रीजन का नाम कैसे लिखेंगे, जैसे जो हमने पहला एरिया निकाला जो लाइन के अंडर था, उसका रीजन का नाम हो जाएगा OMBO, OMBO, और सेकेंड वाले रीजन का नाम हो जाएगा MABM, MABM। तो इस तरीके से रीजन डिवाइड करके हम अलग अलग एरिया
निकालेंगे जैसा कि इन्होंने निकाला है। देखो ये तो है OBMO रीजन का एरिया, ये है BMAB, फिर दोनों को ऐड करके रिक्वायर्ड एरिया 4। तो क्लियर टू ऑल? क्लियर है? कल से अपन 8.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे और आपकी एक ही एक्सरसाइज आ रही है, जल्दी हो जाएगा चैप्टर। क्लियर है ना कनिष्का? कर लें लीव? यस सर। प्लीज टेल एवरीबडी टू वॉच द वीडियो सो दैट कल एक्सरसाइज स्टार्ट करूं तो किसी को ये ऐसा कोई नहीं कहेगा सर ये वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स का कर्व है। जिससे पूछूं कोई भी बताने के लायक बचना चाहिए कि वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स का कर्व कैसे बनता है, एक्स इक्वल्स टू 1 लाइन कैसे बनती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x का कर्व कैसे बनेगा, इलिप्स आ जाए तो इलिप्स का कर्व कैसे बनेगा। ये पढ़ते ही आपको, आप बस ये पढ़ा और ग्राफ बनाना शुरू कर दिए। जैसे ही पढ़ा ग्राफ बना दिया, हाँ सर ये रहा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। इस तरीके से ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए पढ़ते ही। तो आप प्लीज सबको कह देना कि वीडियो अच्छे से देख ले, ये वाली इंट्रोडक्टरी वीडियो, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।